अब हम देखेंगे कि यहाँ पर साओ पाउलो में जनसंख्या अधिक क्यों है। तो उसका प्रमुख कारण है, अब ये कारण लिखो के लिए आपको पूछा जा सकता है कि साओ पाउलो में मानव का अधिवास अधिक है। तो क्यों अधिक है? पहला कारण है कि साओ पाउलो प्रदेश की जमीन जो है वह उर्वरक है, इट मीन्स उपजाऊ है। उर्वर मतलब उपजाऊ है। कहवा के उत्पादन हेतु यह प्रदेश उपयुक्त है। कहवा, अब साओ पाउलो राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक किया जाता है। कहवा इट मीन्स कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है, तो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए यह प्रदेश जो है उपयुक्त है। ये दूसरा कारण हो गया। इस प्रदेश में खनिज पदार्थों का प्रचुर भंडार है। प्रचुर मतलब होता है अधिक। अब खनिज पदार्थ जो हैं वह अधिक पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर साओ पाउलो में जनसंख्या अधिक है। और क्या कारण है? यहाँ विद्युत आपूर्ति भी निर्बाध, मतलब बिना बाधा के, निर्बाध, बिना किसी रुकावट के, बिना बाधा के है, अर्थात विद्युत की आपूर्ति भी होती है। यहाँ परिवहन की सुविधाएं विकसित हैं। तो ये इन सभी कारणों से साओ पाउलो में मानव का अधिवास जो है वह केंद्रित हो गया है, मतलब एक जगह पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब देखेंगे कि ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग जो है, ब्राज़ील का उत्तर पूर्वी भाग में उच्च भूमि का प्रदेश, अवर्षण मतलब पानी का कम वर्षा होना, तो अवर्षण से ग्रस्त होने का कारण इस भाग में कृषि मर्यादित विकास हुआ है। अर्थात जहाँ पर पानी की सुविधा है वहाँ पर कृषि होती है और दूसरे भागों में कृषि नहीं होती। इस भाग में ग्रामीण अधिवास प्रकीर्ण, प्रकीर्ण मतलब बिखरे एवं विरल हैं। अर्थात अगर हम मानचित्र में देखेंगे कि जैसे ये हमारा ब्राज़ील का मानचित्र है, तो यहाँ पे ये जो साओ पाउलो राज्य है आप देख रहे हो, ये तटीय भाग है। अब ये तटीय भाग में साओ पाउलो हो गया, मीनास जिराइस हो गया, यहाँ पे एम्पिरिटो सांतो हो गया, इस सब भाग में जनसंख्या जो है वह अधिक पाई जाती है। अब क्यों? क्योंकि ये तटीय प्रदेश है, यहाँ पे पानी की सुविधा है, विद्युत की सुविधा है, यातायात की सुविधा है, सभी प्रकार की सुविधा है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। किंतु जब आप यहाँ पे उत्तर और पूर्वी भाग में आ रहे हो, ये उत्तर पूर्वी भाग है, जैसे पारा हो गया, मारानहाओ हो गया, पियाउई हो गया, ये सब राज्य जो है, या यहाँ पे पश्चिमी भाग में अक्रे हो गया, यहाँ पे रोंडोनियो हो गया, इन सब भागों में ब्राज़ील की जनसंख्या जो है वह बिल्कुल विरल पाई जाती है, प्रकीर्ण प्रकार की पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि तटीय प्रदेश जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो तटीय प्रदेश से ब्राज़ील के अंदरूनी क्षेत्र अर्थात अमेजन के मैदान की ओर जाए तो मानवीय अधिवास अधिक विरल हो रहा है। जैसे जैसे आप जो है पश्चिम से, इट मीन्स ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे या दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर जनसंख्या कम है। अब उसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर देखेंगे कि जनसंख्या कम क्यों है। तो पहला कारण है, मतलब पूर्व में, ब्राज़ील के पूर्वी भाग में जनसंख्या अधिक है, किंतु पश्चिमी भाग में जनसंख्या कम है। उसका प्रमुख कारण यही है कि यह प्रदेश सघन विषुवत रेखी वनों से व्याप्त है। यहाँ पे विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा के समीप ये वन पाए जाते हैं। ये भाग विषुवत रेखी के अंतर्गत आता है। दूसरा, यहाँ की जलवायु सुस्त है, मानवीय अधिवासियों के लिए अनुकूल नहीं है। आपको बताया गया था इसके पहले चैप्टर में कि यहाँ पर 12 महीने वर्षा होती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं विषुवत रेखा के पास, जिसके कारण यहाँ पर जलवायु जो है वह सुस्त प्रकार की है, आलसी प्रकार की है और मानव अधिवास के लिए वह अनुकूल नहीं है।
संसाधनों के भंडारों का शोध लगाने के लिए, शोध मतलब खोज लगाने के लिए, खोज लगाने एवं उपयोग करने में प्राकृतिक रूप से ही मर्यादाएं हैं। अर्थात यहाँ पे संसाधन तो हैं किंतु वनों से व्याप्त हैं या दलदली प्रदेश है, जिसके कारण वहाँ पे संसाधनों की जो खोज है वो नहीं की जा सकती, मर्यादित है, लिमिटेड है। इस भाग में परिवहन की सुविधा सीमित रूप में विकसित है और यही कारण है कि ब्राज़ील के पश्चिमी भाग में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्राज़ील के पश्चिमी भाग में जनसंख्या कम पाई जाती है, कारण लिखो। तो आपको ये तीनों का 4 कारण बताने हैं कि यहाँ जो है सघन विषुवतरेखीय वनों से व्याप्त है, यहाँ की जलवायु सुस्त है, मानवीय आदिवासियों के लिए अनुकूल नहीं है, और संसाधनों के भंडारों का शोध लगाना, उपयोग में प्राकृतिक रूप से मर्यादाएं हैं, और इस भाग में परिवहन की सुविधाएं सीमित रूप में विकसित हैं। तो ये जो है प्रमुख कारण हैं। तो इस तरह से हमने देखा भारत और ब्राज़ील का अधिवास कि किस तरह से यहाँ पे किस भाग में हमें मानवीय अधिवास प्रकीर्ण व विरल प्रकार की पाई जाती है और किस भाग में जनसंख्या केंद्रित अर्थात सघन अधिवास पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे भारत का नगरीकरण कि किस तरह से, अब इसमें हम देखेंगे भारत और ब्राज़ील के नगरीकरण के बारे में देखेंगे कि शहरीकरण, नगरीकरण मतलब शहरीकरण, डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ग्राफ के क्वेश्चंस आपको ग्राफ रीडिंग के लिए आ सकते हैं। तो देखेंगे हम कैसे ग्राफ रीडिंग करना है। कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा शहरों में रहता है, इस नगरीकरण का स्तर निश्चित करता है। अर्थात कितना भाग शहरों में रह रहा है, वह जिस तरह से नगरीकरण हुआ रहेगा उस तरह से उस पर निर्धारित करता है। तब हम देखते हैं ये ग्राफ है आपका, जिस ग्राफ में 1961 से लेकर आपको 2011 तक के बारे में बताया गया, 1961 से लेकर 2011, और यह जो है नगरीकरण का आपको प्रतिशत दिया गया है, और यहाँ पे भी नगरीकरण का प्रतिशत आपको लिख दिया गया है इस ग्राफ में भी। तब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सन 1961 में नगरीकरण कितना था। हमारा सन 1961 कहाँ है, ये रहा। अब यहाँ पे लिखा भी गया है कितना है, यहाँ पे नगरीकरण 18। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सन 1961 में नगरीकरण 18% था। दूसरा है, किस दशक में नगरीकरण सर्वाधिक था। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस में अधिक है। तो यहाँ पर जब आप नगरीकरण का ये जो प्रतिशत दिया गया है एक दूसरे से माइनस करते जाओगे तब आपको पता चलेगा। जैसे 18 से 18.2, अब यहाँ पे देख रहे हो 0.2 में प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे 18 से 23, तो यहाँ पे लगभग 4.1 की वृद्धि हुई है। 23 से 25, तो 25 में से आप 23 माइनस कर दोगे, 23 यहाँ पे 2%, 2 पॉइंट आप बोलोगे तो 2.4 की यहाँ पे वृद्धि हुई है। अब अगर हम 25 से 27 देखते हैं तो यहाँ पे भी लगभग आपका 2.1 में वृद्धि हुई है। किंतु अगर आप 27 से 31 देखते हो तो 27 से 31 में आपका सबसे अधिक वृद्धि लगभग 4% तक आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से 2001 और 2001 से 2011 के दशक, ये जो 2010 साल हो गया दोनों के बीच में, तो 2001 से 2011 के दशक में सबसे अधिक जो है वह वृद्धि दिखाई दे रही है नगरीकरण की। अगला क्वेश्चन है, किस दशक में नगरीकरण में वृद्धि बहुत कम थी। अभी बहुत कम थी, 0.2 में थी, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1961
से लेकर 1971 का जो दशक है, इसमें सबसे कम नगरीकरण हुआ है। रेखालेख की प्रवृत्ति देखते हुए भारत में होने वाले नगरीकरण के विषय में आप कौन से निष्कर्ष पर पहुंचे? अब हम यहाँ पे किस निष्कर्ष पर पहुंचे? यहाँ पे पॉइंट 2 है, फिर 3 है, 4, 5, इस तरह से आप देख रहे हो कि बढ़ती गई है। ये रेखा जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पे जनसंख्या जो है वह बढ़ती जा रही है, नगरीकरण जो है वह बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पता चलता है कि भारत का नगरीकरण बढ़ रहा है। तो दिन पर दिन नगरीकरण अधिक हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्पष्टीकरण। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में नगरीकरण की गति कम है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण 31.2% था। विकसित देशों की तुलना में यह बहुत कम है। जो विकसित देश हैं, जो ऑलरेडी जो विकास कर चुके हैं, तो उन देशों की तुलना में यह सबसे कम है। तो भले ही ऐसा हो, पर देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अर्थात भले ही नगरीकरण कम हुआ है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या में हमें वृद्धि दिखाई दे रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। अर्थात नगरीकरण में शहरों का विस्तार और नए शहरों के उदय की भूमिका उल्लेखनीय है कि नए शहर का उद्गम होना चाहिए, नए शहर बसेंगे तब जाकर नई बस्ती रह सकती है। भारत में नगरीकरण की स्थिति को देखते हुए उत्तर की तुलना में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ है। अगर अब भारत के मानचित्र की हम बात करें तो उत्तर की अपेक्षा, अर्थात जो आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो भाग हैं, उसकी अपेक्षा दक्षिणी भाग अर्थात वहाँ पर आपको अधिक जनसंख्या दिखाई देती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो इन सब भागों में हमें जनसंख्या अधिक दिखाई देती है। गोवा, अब सबसे भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य जो है वह है गोवा। गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। इस राज्य में करीब 62% जनसंख्या नगरों में रहती है, इसीलिए यह जो है सबसे सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में नगरीकरण 80% से अधिक हुआ है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल राज्यों में नगरीकरण अधिक हुआ है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान, इन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है। तो इस तरह से जो है हमारे भारत का नगरीकरण हुआ है। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। इस क्षेत्र के लोग अनेक पीढ़ियों से नदी किनारे, पठारों और पहाड़ियों पर ही रहते हैं। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भारत का विकास जो है वह सिंधु घाटी अर्थात घाटी से नदियों के किनारे ही हुआ है। तो इस प्रकार इंद्रप्रस्थ, जो उसका नया नाम है दिल्ली, मिथिला, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उज्जैन, प्रतिष्ठान, इट मीन्स पैटर्न, ये तत्कालीन नगर थे। ये सब नगरीकरण के जगह थे। इससे यह परिलक्षित, इट मीन्स हमें समझ में आता है कि भारत में नगरीकरण की बड़ी परंपरा रही है, अर्थात नगरों का निर्माण अधिक रूप में हुआ है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि ब्राज़ील का नगरीकरण। तो ब्राज़ील के लिए भी आपको यहाँ पर मानचित्र दिया गया है, एक आलेख दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे, आलेख का निरीक्षण करेंगे। दिए गए आंकड़ों में कितना कालांतर है? अभी आप बताइए, ये रहा अंतर 1960 से 1970, 1970 से 1980। तो ये आपको जो है 2010 तक दिया गया है।
तो कितना अंतर है? अगर 1960 से 70 10 का अंतर है, 70 से 80 10, तो सब में कालांतर, इट मीन्स कितने काल का अंतर है, तो इसमें 10 वर्ष का अंतर दिखाई देता है। किस कालखंड में नगरीकरण अधिक गति से हुआ है? अभी अगर आप फिर से अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है किस कालखंड में नगरीकरण अधिक हुआ, तो हमें कालखंड को माइनस करना होगा। जैसे आप जो है 1960 से 70 में माइनस करोगे, 70 से 1980, फिर आप कालखंड डिसाइड करोगे किस कालखंड में जो है नगरीकरण अधिक गति से हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सबको माइनस करने पे 1960 और 70 को माइनस करोगे, इट मीन्स यहाँ पे 47.1 और 56.8 को अगर आप माइनस करते हो तो आता है 9.8, और अगर आप 56.8 और 66 को माइनस करते हो तो आता है 9.2। तो यहाँ पे और बाकी सबके और भी कम है। तो यहाँ पे जो 1960 और 70 और 70 का कालखंड है, इसमें इसको कालखंड कहेंगे, और इससे आप पता करोगे कि नगरीकरण कम हुआ है कि अधिक हुआ है। तो यहाँ पे 1960 और 70 का जो कालखंड है, यहाँ पर नगरीकरण जो है सबसे अधिक गति से हुआ है। अब आलेख का हम अगर विश्लेषण करते हैं, इट मीन्स आलेख के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्राज़ील में 1960 और 1970 का जो कालखंड है, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या, इट मीन्स नगरीकरण हुआ। धीरे धीरे यह नगरीकरण हमें कम होता दिखाई दे रहा है। अब इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण हम देखेंगे। विकासशील देशों में ब्राज़ील में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। अब देश जो है आपको पता है कि दो भागों में बटे हुए हैं, विकसित और विकासशील। विकसित अर्थात जो डेवलप, इंग्लिश में कहा जाता है डेवलप कंट्री, जो डेवलप विकास कर चुके हैं, और विकासशील डेवलपिंग, इट मीन्स जो विकास अभी कर रहे हैं, जो प्रगति कर रहे हैं। तो भारत और ब्राज़ील दोनों में समानता है कि दोनों जो है वो अभी विकास के पथ पर है, इट मीन्स वह विकास कर रहे हैं, नई नई चीज़ों के संशोधन कर रहे हैं। अमेरिका जो है डेवलप कंट्री है, भारत और ब्राज़ील डेवलपिंग कंट्री है। तो विकासशील देशों में ब्राज़ील जो है वह सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। इस देश की नगरीकरण की प्रक्रिया विलक्षण ही है, इट मीन्स अद्भुत है। ब्राज़ील में करीब 86% जनसंख्या, जो सर्वाधिक है कि 86% जनसंख्या शहरी भागों में रहती है। अब पहले ही आपको बताया कि पूर्वी भागों में, तटीय भागों के पास जो है अधिक से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जो कि शहर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सन 1960 से 2000 तक इन 4 दशकों में नगरीकरण की गति अधिक थी, अर्थात यहाँ पे नगरीकरण अधिक हो रहा था, किंतु उसके बाद ब्राज़ील में नगरीकरण की गति धीमी होती गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है 9.8 है, फिर 9.2 है, फिर 9 है, फिर 8 है, यहाँ तक 2000 तक बहुत तेज गति से हुआ, किंतु 2000 से लेके 2010 में ब्राज़ील में नगरीकरण की गति जो है वह धीमी हो गई। ब्राज़ील में मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में, जैसे साओ पाउलो महानगर और औद्योगिक प्रदेश में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक हुई है। देश के केवल कुछ ही भागों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि एवं अधिवासों का केंद्रीकरण ध्यान में रखते हुए ब्राज़ील की सरकार ने कहा पश्चिम की ओर चलो, पश्चिम की ओर चलो नीति को प्रोत्साहन दिया। क्यों? क्योंकि पूर्व में
जो तटीय प्रदेश है वहाँ पे जमीन कम है, भूमि कम है, लेकिन जनसंख्या अधिक है। और यहाँ पर पश्चिमी भाग में जमीन है किंतु जनसंख्या विरल है। इसलिए प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने, ब्राज़ील की सरकार ने यह नीति अपनाई कि ब्राज़ील की ओर चलो। इससे कुछ चुनिंदा भागों में होने वाला नगरीकरण कम होगा, अर्थात सभी जगह पे जनसंख्या एक जैसी दिखाई देगी और जनसंख्या का विकेंद्रीकरण अर्थात बिखर जाएंगे। ये नहीं कि एक जगह अधिक जनसंख्या और एक जगह कम जनसंख्या, तो इस तरह से जनसंख्या का बंटवारा हो जाएगा, विकेंद्रीकरण होगा और देश में स्थित जनसंख्या वितरण में असमानता में कमी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है, इसलिए यहाँ पे सरकार ने पश्चिम की ओर चलो की नीति को बढ़ावा दिया है। अब यहाँ पे एक ब्राज़ील का मानचित्र दिया गया है। ये रहा हमारा ब्राज़ील का मानचित्र। तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैप रीडिंग के लिए क्वेश्चंस आपको आ सकता है मानचित्र पठन के लिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक नगरीकरण किन राज्यों में हुआ है। अब नगरीकरण कहाँ कहाँ पे यहाँ पे अधिक हुआ है, जो हमारा 91 से 100% है, अर्थात गोयास, ब्रासिलिया जो कि ब्राज़ील की राजधानी है, मीनास जिराइस, एम्पिरिटो सांतो, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो, सांता कटरीना, रियो ग्रांडे डो सुल, इन सब भागों में जनसंख्या जो है वह अधिक पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है किन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है। तो कम कहाँ हुआ है, पारा, मारानहाओ, पियाउई, अक्रे, रोंडोनियो, माटो ग्रासो डो सुल, इन सब भागों में जो है जनसंख्या कम पाई जाती है, विरल पाई जाती है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। मानचित्र देखने पर यह ध्यान में आता है कि ब्राज़ील में नगरीकरण आंतरिक भागों की अपेक्षा, अर्थात ये जो है ब्राज़ील का आंतरिक भाग है, आंतरिक भागों में जो है मानवीय अधिवास कम है, नगरीकरण कम है, किंतु तटीय भागों में नगरीकरण अधिक हुआ है और यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और क्या हमने देखा कि उत्तर की ओर स्थित राज्यों की अपेक्षा साओ पाउलो, गोयास, रियो डी जेनेरो राज्य में नगरीय जनसंख्या अधिक है और ब्राज़ील के उच्च भूमि का प्रदेश एवं अमेजन नदी के मैदान में जनसंख्या कम होने से नगरीकरण भी कम हुआ है। इस प्रदेश में मैनोस नामक बंदरगाह, अब यहाँ पे यह जो है यह मैनोस बंदरगाह है ब्राज़ील का, जो कि अमेजन नदी के मैदान में आता है, मैनोस बंदरगाह। तो यहाँ पर मैनोस बंदरगाह और निग्रो एवं अमेजन नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर नगरीकरण हुआ है, अर्थात नदी की व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, इसलिए यहाँ पर जो है नगरीकरण हुआ है और मानवीय अधिवास पाया जाता है। तो इस तरह से हमने ब्राज़ील के बारे में देखा।